स्टॉक एक्सरे आज हम ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जहां पर काफ़ी सारे दर्शक हमारे सवाल भी पूछते हैं और बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। आरवीएनएल, ये काउंटर रेलवे की रैली में बहुत तेज़ी से चला था और जुलाई 2024 में जब ये सारे रेलवे काउंटर्स अपने हाईस पर थे, वहाँ से काफ़ी तेज पिटाई भी हुई। इसने जुलाई 2024 में ही अपना ऑल टाइम हाई 645 का टच किया। वहाँ से अब ये काउंटर ऑलमोस्ट 42% नीचे है। ये फ्राइडे की क्लोजिंग से हमने कैलकुलेट किया है। अब ये क्यों टूटा काउंटर, उसके पीछे कुछ खास रीज़न भी रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि रेलवे और सारे ही पीएसयू स्टॉक्स में एक तेज़ी से मुनाफा वसूली देखने के लिए मिली थी, उसका एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। साथ ही अगर देखें तो वैल्यूएशन को लेकर इसकी चिंताएं थी। जहां जिन लेवल से टूटा वहां पर तो वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी कुछ कंसर्न्स थी। डीआईज भी इसमें माल बेच रहे हैं। अगर हम जून क्वार्टर के बाद देखें तो जुलाई से डीआईज ने अपना स्टेक लगातार 2 क्वार्टर में कम किया है। 6.77% से घटाकर 6.16% किया और Q3 रिजल्ट्स तो कंपनी के काफ़ी कमज़ोर रहे हैं, जिसकी वजह से काउंटर थोड़ा सा पिटता हुआ दिखाई दिया है। अब कुछ एक ट्रिगर्स की बात करते हैं जो कि हमने आईडीबीआई कैपिटल की रिसर्च रिपोर्ट से लिए। FY25 के लिए कंपनी ने फ्लैट रेवेन्यू गाइडेंस दी है। उन्होंने कहा है कि 21 से 22,000 करोड़ रुपए के बीच में कंपनी का रेवेन्यू रहेगा और ये केवल FY25 के लिए ही नहीं रहेगा। कंपनी ने कहा कि FY26 और 27 में भी यही रेवेन्यू रहेगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपकी ग्रोथ ही नहीं आ रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ से ये काउंटर थोड़ा सा इसलिए पिटना भी शुरू हो गया और ज़्यादा फ्यूल मिल गया इसको पिटने के लिए। कंपनी का पिछले साल भी अगर रेवेन्यू देखें तो 21,733 करोड़ था, यानी कि 21,700 के आसपास इनका पिछले साल का रेवेन्यू। और अभी भी अगर 21,000 और 22,000 के बीच में रेवेन्यू आ रहा है और ये केवल इस साल की प्रॉब्लम नहीं है, अगले 2 साल की प्रॉब्लम रहने वाली है, तो ग्रोथ कहाँ है? तो यही एक स्ट्रीट की कंसर्न है जिसकी वजह से काउंटर थोड़ा सा पिट रहा है। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, 97,000 करोड़ की है। अगर रेवेन्यू से देखें तो 4.5 गुना हो जाती है ऑर्डर साइज। लेकिन क्या है कि इस ऑर्डर में करीब 47,600 के ऑर्डर्स जो हैं वो रेलवे से हैं। बाकी जो ऑर्डर्स हैं कंपनी के वो मेट्रो रेल, सोलर, इरिगेशन और हाईवे से जुड़े हुए हैं। तो ऑर्डर बुक तो डाइवर्सिफाइड है। एबिटा मार्जिन्स भी कंपनी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं दिखा रही है। 5.5 से 6% के बीच में ही कंपनी को लगता है कि एबिटा मार्जिन्स इनके रहेंगे। आईडीबीआई कैपिटल कहती है कि इनकी जो एस्टिमेटेड ईपीएस है ऑन द बेसिस ऑफ कि इनका फ्लैट रेवेन्यू रहेगा अगले 2 साल में, उसके लिहाज से इनकी ईपीएस भी फ्लैट रहेगी। FY25 में 7 रुपये, FY26 में 7 रुपये और FY27 में जाकर 1 रुपया बढ़ेगी। इनकी ईपीएस 8 रुपये तक आ जाएगी। अब उस 8 रुपये की भी अगर हम ईपीएस देख लें, FY27 की वैल्यूएशन को डिस्काउंट कर ले तो भी ये काउंटर 371 की वैल्यू पर करीब 52 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, विच इज़ कॉल्ड कि बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मानी जाती है। इसीलिए आईडीबीआई कैपिटल कह रहे हैं कि भाई हम तो सेल की राय दे रहे हैं, इस काउंटर पर 325 का टारगेट है। समीर सर, आपको क्या लगता है, जितने पॉइंट्स आपने सुने जो हमने डिस्कस किए, आरवीएनएल? बिल्कुल, आई एग्री। देखिए, इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी और एक्सपेक्टेशन था। सी ऑल्सो ये नंबर्स थोड़े फिलहाल चेंज होंगे बिकॉज गवर्नमेंट विल ऑब्वियसली प्लेस सम मोर ऑर्डर्स और जैसे वो ऑर्डर्स आते हैं आरबीएनएल विल ऑल्सो बी एबल टू इंक्रीज इज गाइडेंस। जो फिलहाल ऑर्डर बुक है उस पे उन्होंने गाइडेंस दी हुई है। बट इफ गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन द रेलवे साइड और वो नए ऑर्डर्स दे पाते हैं तो ऑब्वियसली दे विल इंक्रीज देयर गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बट फिलहाल जो इंडिया की स्टोरी है इज अ ग्रोथ स्टोरी। अगर ग्रोथ नहीं आती है तो व्हाई टू गिव डीई मल्टीपल्स ऑफ 50 टाइम्स और 40 टाइम्स? वो एक क्वेश्चन रह 3 बार जाता लिख के मिटाए, लिख के। अंशुल जी, अंशुल जी सॉरी। क्या हो गया? चलिए ठीक है, आई थिंक आपका सो म्यूट रह गया था। सर प्लीज, समीर सर प्लीज कंटिन्यू। सो जो हम कह रहे हैं कि अगर the new orders don't flow in, then yes, the stock should correct significantly because इंडिया में if I'm not getting growth, then what is the point? तो यही हमारा भी मानना है। और इफ यू रिमेम्बर हम लोग ने डिफेंस पे और रेलवे पे कहा था ऑलमोस्ट अबाउट 6 months ago कि ये वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क बिटवीन getting the order and executing the order when it comes to margins, और अगर fresh orders नहीं आते तो growth नहीं होगा। So this is now beginning to come to roost और मेरे हिसाब से ये सब रेलवे डिफेंस स्टॉक में अभी भी थोड़ा करेक्शन बाकी है एंड एक्सपेक्ट कि अनदर 10% प्रोबेबिलिटी हमारा है कि ये सब स्टॉक्स टूटेंगे एंड आरबीएनएल सिमिलर स्टोरी। ठीक है अंशुल जी, आप भी काफ़ी समय से बोल रहे हैं सर कि रेलवे काउंटर से दूर रहे। आरवीएनएल पर हमारी बात भी हुई है। आईडीबीआई कैपिटल तो 325 सेल बोल रहे हैं उस टारगेट के लिए।
समीर सर भी बुलिश नहीं है, समीर सर भी कह रहे हैं कि भाई इनकाउंटर से दूर रहे। आप क्या कह रहे हैं सर ऑन चार्ट्स? सर हम तो मतलब रेलवे पीएसयू ये पिछले जब वो जुलाई वाला बजट आया था तब से सेल बोल रहे हैं। 640 से जब टूटना चालू किया था 311 का पहला टारगेट था, तो अभी 311 आया नहीं है। 311 आने के बाद जब अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर अगला टारगेट करीब करीब दो टारगेट खुलेंगे। पहला खुलेगा 250 का और फिर 212 का, बट अभी फिलहाल 311 ही पकड़ के चलते हैं। 311 अगर टूटता है तो फिर डाउन साइड टारगेट्स देखेंगे, और मोस्ट लाइकली जिस हिसाब से गिरा है 311 अगर तोड़ेगा तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये तो रही बात स्टॉक एक्सरे की कि आरवीएनएल पे हमको करना क्या है। लेकिन कुछ खबरें जो समीर सर मैंने सोचा था कि आप 10:30 आएंगे, तो मैंने कुछ खबरें स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन की थी शो में, लेकिन आज 11:30 मुलाकात हो रही है, तो मुझे एक दो खबरों को 10:30 के सेगमेंट को फिल करना था, तो मुझे लेनी पड़ी। लेकिन मैं दोबारा लेता हूं सर उन खबरों को। एक खबर जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो थी एफआईज का डेवलपिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा शुरू हुआ है, और उन्होंने $70 करोड़ का इन्वेस्ट किया लास्ट वीक में। और एफआईज लगातार 7 हफ्तों से माल बेच रहे थे इमर्जिंग एशियन मार्केट में भी। इंडिया में तो 5 महीने से बेच रहे हैं। वी नो दैट कि अक्टूबर से उन्होंने बहुत माल बेचा है। लेकिन एमएससीआई रीजनल इंडेक्स सर करीब 2% चढ़ा है पिछले एक वीक में, और 6 महीने में ये इंडेक्स अगर देखें तो करीब 12% गिरा है। तो खरीदारी की वजह से खरीदारी की जो वजह मानी जा रही है वो अमेरिकी डॉलर की कमज़ोरी मानी जा रही है, और फरवरी के अपने हाई से डॉलर इंडेक्स करीब 3% टूटा है। टैरिफ लगने का जो डर है थोड़ा सा कुछ ईज आउट हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप धमकियां ज़्यादा दे रहे हैं, टैरिफ कम लगा रहे हैं। अभी तक कोई भी कंट्री ऐसा नहीं आया जिस पर कि टैरिफ लग गया 25%। आप देखिए मैक्सिको, कनाडा, चाइना, किसी पर नहीं लगा। बातें उन्होंने अपनी कैंपेन से शुरू कर दी थी, तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा रिवर्सल ले रहा है। सर अगर एफआईज इमर्जिंग मार्केट में, एशियन मार्केट में लौटने लगे हैं, डॉलर इंडेक्स रिवर्स होने लगा, 110 का लेवल था इसका फरवरी का, अभी 106, 107 के पास आ गया, क्या लगता है इंडिया में भी वापसी होगी उनकी इन वैल्यूएशंस पर? तो वही तो हमारा फर्स्ट, जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द टेक कि ये सेलिंग खत्म हुई, लास्ट लेग है, तो मैंने वही कहा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि इज द लास्ट लेग या एफआई का लास्ट लेग ऑफ सेलिंग डन। यस, मे बी एशियन इमर्जिंग मार्केट्स में फंड्स ज्यादा आ रहे हैं फ्रॉम द यूएस मार्केट, बट दैट डजंट मीन कि दैट विल कम टू इंडिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इंडिया और चाइना का अभी भी वैल्यूएशन गैप देखें तो काफी स्टार्क है। यस, चाइना में थोड़ा रैली आया हुआ है एंड इंडिया हैज करेक्टेड, सो वैल्यूएशन गैप कम हुआ है, पर अभी भी है वो वैल्यूएशन गैप। कंफर्ट अगर आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन थोड़ी चाहिए तो चाइना में ज्यादा है, इंडिया में उतनी नहीं है। प्लस इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इज टेकिंग सम हिट। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था इज डोनाल्ड ट्रम्प के जो import duties, tariffs जो लगाने की बात है, is it a threat? Well, let's put it as this. अगर जो कंट्री उसकी बात नहीं सुनता है उन पे टैरिफ लगना मुमकिन है, I mean not मुमकिन, guaranteed है। He is basically using these tariffs to bring people to the table. If you don't come to the table and agree to my terms and conditions, आप पे टैरिफ लग जाएंगे। So these are very real threats, and if you see रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात की है जब मोदी जी वहां गए थे, even when Modi ji was there, he kept saying कि I will put these reciprocal tariffs. अभी भी वो ट्वीट कर रहे हैं कि we are getting closer to the point we are going to put it. तो टैरिफ तो आना ही है। And if you are saying कि is this dollar weakness going to continue, मेरे व्यू से तो नहीं रहेगा। I think जब टैरिफ्स लगेंगे there is going to be an impact to certain exporters. चाइना पे तो उन्होंने 10% लगा दिया है, the probabilities will go up to 25%. Mexico, Canada, if they do not do what he is asking, they will go up. But what will happen is कि it will reduce volumes क्योंकि pricing will go up in US and consumption will come down. It does not mean कि Indian players को margin hit लेना पड़ेगा। तो I'm not expecting negativity in value, I mean in margins, but I'm expecting volume degrowth. वो एक नेगेटिव रह सकता है, दैट इज अ रियल थ्रेट। और जो दूसरा हम रुपी स्ट्रेंथ या फिर ग्लोबल करेंसी यूएस डॉलर वीकनेस देखते हैं, आई थिंक वो रिवर्स होगा। इंडियन रुपी प्रोबेबिलिटी विज की वो फर्दर स्लाइड होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे
अगर हमारे एक्सपोर्ट्स हर्ट होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप इज पुशिंग मोर इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस टू इंडिया विच इज ऑयल एंड गैस एंड डिफेंस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इट डज अफेक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट। तो वो इंडियन रुपी स्ट्रेंथनिंग का मुझे उतना नहीं लग रहा है। तो आई एम नॉट इन द सेम व्यू कि डॉलर वीकन होगा या इंडियन रुपी स्ट्रांग होगा या फिर ट्रंप टैरिफ नहीं लगेगी, वो सब होगा ओवर द नेक्स्ट, पीपल एक्सपेक्ट कि नहीं होगा बट होगा। बिल्कुल, तो टैरिफ लगेगा, लेकिन एफआईज कब लौटेंगे ये थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन कहीं ना कहीं संकेत मिला है तो डिस्कस करना ज़रूरी था। लेकिन समीर सर, एक और खबर जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था, ये मैंने स्पेशली आपके लिए रोक कर रखी थी कि ये आप ही से डिस्कस करनी है। लिक्विडिटी दोबारा आरबीआई डाल सकता है, ऐसी मार्केट में खबरें आ रही हैं, क्योंकि हमने देखा था कि अभी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की थी, फिर उन्होंने सीआरआर भी कट किया था पिछले 1-2 महीने, जो उनकी पिछली आरबीआई की पॉलिसी थी। लेकिन अभी भी 31 मार्च से पहले स्ट्रीट में ये थोड़ी बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि आरबीआई 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी और डाल दे। हालांकि अभी जो 20 फरवरी तक का डेटा है उसके हिसाब से जो लिक्विडिटी डेफिसिट चल रहा है मार्केट में वो करीब 1.7 लाख करोड़ का है। उसमें से केवल 1 लाख करोड़ हो सकता है कि आरबीआई इन्फ्यूज़ करे 31 मार्च से पहले। हालांकि आरबीआई ने सिस्टम में करीब 1.4 लाख करोड़ ऑलरेडी सिस्टम में डाल दिए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और मार्च तक हो सकता है कि 80,000 करोड़ रुपए की तो वो बॉन्ड बाइंग की बात करें, दोबारा खरीद करने की, क्योंकि उन्होंने पिछले भी लेग में अभी बॉन्ड बाइंग खरीदारी की बात की थी 60,000 करोड़ रुपए की, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए की 3 ट्रांचेस थी आरबीआई के द्वारा। और तीसरा जो एसबीआई जो आरबीआई कर सकते हैं वो है 43,000 करोड़ का लिक्विडिटी स्वैप के जरिए लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रोग्राम। समीर सर, एक जो बड़ी प्रॉब्लम रही है मार्केट में वो लिक्विडिटी भी होने लगी है। पहले कभी इंडियन मार्केट में इस तरह का नहीं था, लेकिन जनरली मार्च में हम ये देखते हैं कि एडवांस टैक्स का पैसा बहुत जाता है, बैंकिंग सिस्टम से निकलता है, तो जनरली ये स्ट्रेन हर साल आता है मार्च में, फरवरी मार्च के आसपास। ये टेम्परेरी मेजर लेना पड़ेगा आरबीआई को लिक्विडिटी का, या आपको लगता है कि ये परमानेंटली प्रॉब्लम आ गई है मार्केट में लिक्विडिटी की और इसको उनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा पोस्ट मार्च ऑल्सो? नहीं, मेरे हिसाब से ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी थोड़ा कम हुआ था राइट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो ऑब्वियसली वो फंड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो गया था एंड बिकॉज ऑफ व्हिच देयर इज सम अमाउंट ऑफ टाइटनेस इन लिक्विडिटी। दूसरा, आरबीआई इन द मिडिल हैड बॉट, ये करेंसी डिफेंड करने के लिए उन्होंने काफी सारे डॉलर्स बेचे थे। जब वो डॉलर्स बेचते हैं मार्केट में, दे आर बाइंग the rupees, right? So that is also removing some amount of liquidity. So they are having to put more liquidity back in the system temporarily. ये जो मार्च का phenomenon है जो आप बोल रहे थे because of advance tax, I think that will reverse by itself क्योंकि government के भी payments due है, तो as those payments get made, that cycle of liquidity will come. Can RBI do a temporary liquidity enhancement? जी, उनको करना ही चाहिए क्योंकि there is still a slight bit of a deficit in the banking system. और अगर वो कम करते हैं तो it obviously helps the fact कि then you know banks can pass on some of the cuts of interest rate या because उनके deposits बढ़ने शुरू हो जाते हैं and all of those. So RBI is interested in ensuring कि growth momentum remains. Second, RBI ने बात कहा कि want interest rates to go down. If you want interest rates to go down, वो transmission भी important है। सिर्फ RBI rate cut करे और transmit नहीं हो lower from the banks, that is not a good thing. So to allow the transmission, you have to push the liquidity into the system. अगर liquidity रहेगी, banks will be more interested to lend more and at better rates. So that transmission will happen. So is RBI going to do a liquidity enhancements? RBI has said कि जब भी जरूरत पड़ेगी करेगी, तो we expect that they will do some amount of it. But is it going to be a permanent requirement? I don't think so. I think normalization आएगा. It will be a temporary thing that the RBI does. And once also we see कि rupee also does not have drastic movements और FI की selling जो हम लोग बोल रहे हैं कि कम हो जाए, and you know the demand for dollar does not happen and they don't need to sell as many dollar and buy rupee, automatically these things will level out for itself. So I'm not too concerned कि ये permanent ऐसा issue है कि RBI को हमेशा liquidity डालनी पड़ेगी. Our view is कि it will normalize, ये temporary है, and then of course RBI will give its उनका जो क्या बोलते हैं dividend to government, so that government will also take and start using in the system. So liquidity will come over the next 2-3 months. I don't think that's a major problem. It will be a temporary thing that they do. जी, समीर सर, इस समय कुछ बैंकिंग काउंटर्स पर आपका व्यू है, अगर लिक्विडिटी भी आरबीआई
टेक केयर कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी डाल रहा है इमीडिएटली। उन्होंने पहला जनवरी फरवरी में किया भी है, दिसंबर में भी CRR कट किया था, उसके बाद अब रेपो रेट कट किया। और अगर हम देखें तो अभी भी लिक्विडिटी डेफिसिट है, रेट कट साइकिल में हम जा चुके हैं। आपको लगता है कुछ बैंकिंग काउंटर्स हैं जो कि रडार पर रखने चाहिए? जी बिल्कुल, हम एक्चुअली काफी टाइम से बोल रहे हैं बैंकिंग एक बहुत पॉजिटिव सेक्टर है, पर मार्केट हमको हर टाइम डिसअपॉइंट करता है थोड़ा फॉल्स रैली देके। Exactly. अभी कोटक देख लीजिए, कोटक रैलीड ऑल द वे अप टू 2000, वी थॉट नाउ द रन अप इज गोइंग टू स्टार्ट, बट ये मार्केट करेक्ट होता है एंड द स्टॉक इज करेक्टिंग। एचडीएफसी बैंक वाज बकिंग द ट्रेंड, जब पूरा मार्केट करेक्ट हो रहा था एचडीएफसी बैंक बढ़ रहा था। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में एचडीएफसी बैंक में भी सेलिंग आ गया। सो इट्स एक्चुअली जो हमारा पॉजिटिव व्यू है एचडीएफसी, कोटक in the large cap, IndusInd and IDFC First Bank in the mid cap, Bank of Baroda and Canara Bank in the PSU, ये 6 स्टॉक्स है हमारे रेडार पे। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम पॉजिटिव रहते हैं ये स्टॉक्स पे, बट दे हैव डिसअपॉइंटेड। बट हमारे हिसाब से जैसे ये डिपॉजिट के प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, जो डिपॉजिट गार्नर नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडिटी क्राइसिस, और जैसे ये गवर्नमेंट स्पेंड्स आ जाएंगे, जैसे ये कंज्यूमर स्पेंड्स बढ़ जाएंगे आफ्टर द टैक्स कट्स बेनिफिट्स जो आएंगे, वी फील ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स विल गेट रिजॉल्व्ड and the banking will move up. So we maybe have to wait for 2 quarters more, जहां sideways movement हो, ये Q4 और Q1. If we see that deposit momentum Q1 में बढ़ना अच्छे से शुरू हो जाता है, I think the banking sector will take off, and ये 6 स्टॉक्स मैंने आपको जो बोले हैं वो हमारे टॉप प्रेफरेंसेस है सेक्टर। जी बिल्कुल। शो अब मुझे एंड करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि टाइम बाउंड हूँ, लेकिन एक सुपर चैट पर क्वेश्चन आ गया अंशुल जी आपके लिए। TCS और IRCTC, सर इसके बारे में बता दीजिए कि क्या करें, होल्ड करें या एग्जिट? सुधांशु पहाड़ी जी का सवाल है, शुभेंदु पहाड़ी। सर देखिए, TCS में तो अभी गिरावट है, IT इंडेक्स के साथ ही गिर रहा है, तो इसमें अभी और 200 रुपये करीब गिरावट, 3500 रुपये के आसपास मिल जाएगा, वहाँ पे बाइंग कंसिडर करना चाहिए। बट अगेन मैं TCS से ज़्यादा इन्फोसिस में इंटरेस्टेड रहूँगा। जब CNX IT मेरे टारगेट्स कंप्लीट करेगी नीचे में, तब मेरा इन्फोसिस में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा कंपेयर टू TCS, बट TCS भी ठीक है, ले सकते हैं। दूसरा IRFC था ना सर? सर IRCTC। IRCTC में अभी एक डाउन लेग दिख रहा है, 758 प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है इससे, उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, तो 627 रुपए का टारगेट दिख रहा है। 627 पे बहुत बेहतरीन बाइंग बन जाएगी, तो 627 पे आपको खरीदने के लिए सवाल भी नहीं पूछना पड़ेगा, वहां जाके आप आउटराइट एक बार खरीद सकते हैं। ठीक है। लास्ट न्यूज़ सर, मैं समीर सर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आई नो कि टाइम ओवर हो चुका है, बस 2 मिनट में आपके और लूँगा। इस हफ्ते में सर कुछ चीज़ें हैं जो कि खास है, मैं दर्शकों को बता देता हूं कि एक तो शिवरात्रि की वजह से वेडनेसडे का ऑफ रहेगा, तो ये मार्केट थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिहाज से छोटा रहेगा। F&O एक्सपायरी है ही, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दूसरा कि 28 फरवरी को भारत के Q3 GDP डेटा आते हुए दिखाई देंगे, जिसमें कि माना जा रहा है कि जो ग्रोथ है वो 6.3% रह सकती है Q3 में, जबकि Q2 में जो GDP ग्रोथ थी वो 5.4% रही थी। तो जो GDP ग्रोथ है वो बढ़कर आएगी Q-on-Q बेसिस पर। साथ ही अगर देखें तो कल दक्षिण कोरिया में एक उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है, जहां पर कि माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है, लेकिन में इंपॉर्टेंट होगा इंडियन मार्केट के लिए तो GDP। समीर सर, कितना इंपॉर्टेंट होगा GDP ग्रोथ का पिकअप करना Q3 में, और कौन से पर्टिकुलर पॉकेट्स होंगी जहां पर कि कुछ इंपैक्ट आ सकता है, कौन से शेयर्स होंगे? तो विवेक जी, I'll break this into 2 parts, okay? So it is important to see कि growth आए, but it is important to see कि growth is bigger, क्योंकि अगर आप देखें तो लास्ट ईयर Q2 में, लास्ट ईयर दिवाली वाज अ लिटिल अर्ली, तो दिवाली का जो स्पेंड्स आता था, some part of it probably happened a little early also in Q2 and not all of it in Q3. ये टाइम because दिवाली थोड़ी लेट आई थी, all the spends of Diwali are expected in Q3. So base effect also comes into play. अगर आप देखें तो last year's base for Q2 was probably not as not as high, so the growth जो आया वो थोड़ा subdued है, and हम लोग को मालूम है गवर्नमेंट का जो issues of spending वाला है, but I am hopeful कि Q3 में जो 6.3 expectation है, it should outdo that. अगर वो outdo नहीं करती है, I don't see a trigger for the market या any sector या stocks to go up, because this was known कि we are seeing bigger spend in Q3 in the current year because of the festive seasons that came in the current year.
तो वी वांट टू सी अ बिगर, अगर वो नहीं आती है तो इट मींस दैट द ग्रोथ हैज नॉट बीन दैट गुड, एंड अगेन वी आल्सो नो दैट सम इम्पैक्ट इज देयर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इश्यूज और सब, बट वी वांट, अगर 6.4 या 6.5 या ऐसा कुछ बड़ा नंबर बढ़ के आता है, then the probability is कि we will see the entire consumption basket seeing an uptick, क्योंकि then that means that the consumption growth was there, और जो next round of consumption growth आएगा जो हम लोग बोल रहे हैं because of the budget, that will start seeing an uptick, and then जो जैसे consumption में growth आता है तो capex automatically follows that. तो the second round will be capex stocks, energy stocks, Siemens जैसे, Cummins जैसे, and infra companies will also do well because we expect government spending to rebound. So we need to see कि the number comes big, but that number alone is not going to determine कि which sector or stocks, but yes, positivity लेके आ सकता है overall. बिल्कुल, तो पॉजिटिविटी आ सकती है, और पॉजिटिविटी कहाँ आ सकती है वो भी समीर सर ने बता दिया है। समीर सर, अगर कोई पिक हो इतने ख़राब बाज़ार में भी तो वो क्या होगी? और अंशुल जी के पास भी मैं जाऊंगा अगर उनके पास कोई है तो हम भी टाइम आपके चैनल पे कहा है, हम दो बोलेंगे आपको आज। एक स्टर्लिंग एंड विल्सन जो हमने काफी डिस्कस कर लिया है, सोलर एनर्जी राइट। सेटअप कर रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप कंपनी है, डेट ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। एक जो प्रोजेक्ट उनका नाइजीरिया में इज गेटिंग डिलेड, उसके वजह से स्टॉक डाउन है, बट वी बिलीव दैट इज अ स्टोरी दैट इज गोइंग टू सी गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ। तो एक वो है। दूसरा हम बोलेंगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, सम्मान कैपिटल, ट्रेडिंग एट 0.6 टाइम्स बुक वैल्यू। हम लोग ने ये स्टॉक भी आपके चैनल पे काफी बोला हुआ है। स्टॉक इज सीइंग अ डाउन ट्रेड फॉर व्हाटएवर रीजन, आई मीन उनके कलेक्शन एफिशिएंसी, आई मीन कलेक्शंस इंप्रूव हो रहे हैं, उन्होंने जो प्रोविजनिंग लेना था ले लिया है, उनके ग्रोथ नंबर्स अच्छा आ रहे हैं, इट्स अ प्रॉफिटेबल डिविडेंड मेकिंग कंपनी। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक री रेटिंग हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 2 years। समवन वांट्स टू इन्वेस्ट, प्लीज डू बाय। डिस्क्लेमर, दोनों स्टॉक लिए हुए हम हमारे क्लाइंट्स के लिए ले रहे हैं, हम रेकमेंड कर रहे हैं, एंड वी बिलीव दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी ओवर द नेक्स्ट 2 years। ठीक है। अंशुल जी, कोई आप स्टॉक बताना चाहेंगे सर? ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, अभी बैंक निफ्टी बाई दिया था, 150 पॉइंट प्रॉफिट मिली, बुक भी कराया है, और सेकंड राउंड बाइंग देना चाह रहा हूं, बट थोड़ा सा ये 48,500 के पास सस्टेन कर ले स्पॉट बैंक निफ्टी। मैं जो शो के स्टार्टिंग में बार बार बोल रहा था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी बेयर ट्रैप बना सकता है, बैंक निफ्टी में बनाए, थोड़ा सा निफ्टी और साथ दे दे तो आज शायद हम डे हाई के पास जाके क्लोज करेंगे, एटलीस्ट ऑन बैंक निफ्टी। तो फिलहाल स्टॉक्स तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप चल नहीं रहे हैं। इंडेक्स में जरूर बैंक निफ्टी में एक राउंड बाइंग कर चुके हैं, सेकंड राउंड बाइंग हम देख रहे हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक हैं हम। और सर तो कोई सर लेवल एक बता दीजिए कि क्योंकि अब शो मुझे एंड करना पड़ रहा है, तो और 500 के ऊपर चल ही रहा है, 48,500 के ऊपर चल रहा है बैंक निफ्टी, कि 500 के ऊपर ले लें यहाँ पर और कोई स्टॉप लॉस लगा लेते हो, टारगेट बता दीजिए। तो स्पॉट पे यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 370 का आएगा जो हायर लो बना है 15 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ से आपकी लगभग 140-150 पॉइंट की रिस्क रहेगी, और ऊपर में 48,760 यानी 250-300 पॉइंट की अपसाइड मेरे को दिख रही है स्पॉट बैंक निफ्टी पे। और 1 मिनट देंगे तो समीर जी से एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था। जी बिल्कुल। सर सेंट्रल बैंक 2-3 में देख रहा था कि गोल्ड की सेलिंग की है, एक शायद यूरोपियन कंट्री है, उनका एकदम लो पे आ गया है गोल्ड का डिपॉजिट उनके पास, सेंट्रल बैंक के पास। आरबीआई ने भी कुछ ग्रॉस बेसिस पे सेल किया है, तो क्या आपको ये ट्रेंड मतलब कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है कि गोल्ड में सेंट्रल बैंक सेलिंग करेंगे, क्योंकि अभी तक तो बायर ही रहे हैं? आई डोंट नो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, but in general central banks are not supposed to sell gold, they're supposed to hold it as a reserve, alternative reserve. So it's surprising, I actually haven't seen the data, अगर मैं check कर लूंगा, but I don't think this is a trend वो continue करेगा। I don't think central banks are looking to sell gold because that would be a very negative kind of impact on global markets। ठीक है। मतलब इसको वन ऑफ की तरह मान के चलें? जी, अगर हुआ है तो I would assume it to be a one off।